Welcome back, students. Now we are going to start unit second of our book, The Fundamentals of Physical Geography. Students, in this unit we shall start from chapter number 2, that is the origin and evolution of the earth. When we see the stars in the sky, and sun also, then a question always arises in our minds that how have been these stars and sun created? Similar question with our planet Earth. 2. Students, we shall try to find the answer of this question. So, I am going to discuss about the different theories about the origin of the earth. We may categorize them into two major groups. First one is the group of old theories about the origin of the earth, and in the second group we shall study about the modern theories. Among the old theories, the first theory was the nebular hypothesis of Kant. This nebular hypothesis of Kant was the first one among the theories which are tried to answer our question. This nebular hypothesis of Kant was also known as the gaseous hypothesis of Kant. The full name of Kant was Immanuel Kant. He was a German philosopher. He gave this hypothesis in 1755. Students, why we call his theory hypothesis? What is the meaning of hypothesis? Hypothesis means any theory which is based on assumptions. यहाँ हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी थियरी को हाइपोथेसिस क्यों कहा गया। इस थियरी को हाइपोथेसिस इसलिए कहा गया क्योंकि ये एजम्पशंस पर आधारित था। इट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। इन्होंने कुछ सपोज कर लिया, मान लिया।
आगे हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या एजम्पशन किया था। तो हम जो फर्स्ट थियरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ उसको डिस्कस कर रहे हैं। दिस थियरी इज द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ कांट। इट इज गिवन बाय इमैनुअल कांट, who was a German philosopher, and it was given in year 1755. We call it the hypothesis because it is based on certain assumptions. अब हम ये देखेंगे कि उन्होंने क्या एज्यूम किया, वो अपनी थियरी में किस तरह से अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कांट एज्यूम ये कोल्ड cloud of gases, cold cloud of gases। उन्होंने ये एज्यूम किया कि सोलर सिस्टम के ओरिजिन से पहले एक कोल्ड क्लाउड ऑफ गैसेस था। इसको उन्होंने क्या कहा? नेबुला। नेबुला क्या कहा? नेबुला उन्होंने कहा। किसको? इस कोल्ड क्लाउड ऑफ गैसेस का। फर्दर उन्होंने ये एज्यूम किया कि इसमें जो पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में थे, वो स्टेशनरी थे। इट मीन्स दे वेयर मोशनलेस। मोशनलेस। फर्दर उन्होंने एज्यूम किया कि इन पार्टिकल्स में कोलिजन होने लगा एंड he explained it that collision started due to the gravitational force। क्या कहा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कोलिजन शुरू हुआ। स्टूडेंट्स, जब दो चीजें कोलाइड होंगी, दो चीजों में कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। और हम देखते हैं, हम अपने हाथों को रगड़ते हैं ठंडी में तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। उसी तरह कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होगी, यानी इस नेबुला का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कांट ने कहा, क्या कहा? कांट ने कहा कि देयर वाज ए नेबुला कंपोज्ड ऑफ cold gases. The particles in this nebula were in the rest. It means they were motionless. वो ये एक नेबुला की उन्होंने कल्पना की और कहा कि ये नेबुला जो था वो कोल्ड गैसेज का बना हुआ था। ये कोल्ड गैसेज का एक क्लाउड था जिसको उन्होंने नेबुला कहा कि इसमें पार्टिकल्स रेस्ट में थे और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन पार्टिकल्स में कोलिजन होने लगा। कोलिजन हुआ तो फ्रिक्शन हुआ
उनमें फ्रिक्शन डेवलप हुआ। फ्रिक्शन के वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो नेबुला था वो एक्सपैंड करने लगा। ये नेबुला जो था वो एक्सपैंड करने। और कोलिजन से ही उसमें सर्कुलेटरी मोशन उत्पन्न होता है। सर्कुलेटरी मोशन यानी क्या कहा कांट ने? कांट ने कहा कि एक नेबुला था, यानी कोल्ड क्लाउड ऑफ गैसेस था, जिसमें पार्टिकल्स स्टेशनरी थे। फिर क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये एक दूसरे से कोलाइड करने लगे, कोलिजन होने लगा, टक्कर होने लगा। क्यों होने लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और कोलिजन के बाद इसमें फ्रिक्शन उत्पन्न हुआ। फ्रिक्शन से टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये नेबुला एक्सपैंड करने लगा। साथ साथ कोलिजन से इसमें सर्कुलेटरी मोशन उत्पन्न हुआ। इस सर्कुलेटरी मोशन से इसका साइज बढ़ा। क्या हुआ? इसका साइज बढ़ने लगा। साइज बढ़ने से इसमें जब कहीं भी सर्कुलेटरी मोशन होता है तो दो प्रकार का फोर्स लगता है। एक फोर्स कहलाता है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब इसका साइज इंक्रीज होने लगा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ने लगा। अब साइज जब इसका बड़ा होने लगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वाला जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, ये बढ़ने लगा। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लगा तो इसमें से एक रिंग जो थी, एक रिंग स्प्लिट हुई। इसी तरह जब फर्दर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा तो दूसरी रिंग स्प्लिट हुई, फिर तीसरी रिंग स्प्लिट हुई, फिर चौथे, इस तरह से 9 रिंग्स जो थे स्प्लिट हो गए। 9 रिंग्स स्प्लिट हुई। ये जो 9 रिंग्स थी बाद में 9 प्लैनेट्स बन गए। और जो बचा हुआ नेबुला का मास था वो मास सन। इस प्रकार से सोलर सिस्टम की ओरिजिन हुई और उसमें हमारे अर्थ की ओरिजिन हुई। लेकिन ये फर्स्ट हाइपोथेसिस था, इसको बहुत टफ स्क्रूटनी से गुजरना पड़ा। साइंटिस्ट ने इसको जांचना परखना शुरू किया और जांचने परखने के बाद उन लोगों ने तरह तरह से क्वेश्चन करना शुरू किया। अब पहला क्वेश्चन क्या था कि ये नेबुला कहां से आया? इसका कोई रीजनेबल वो आंसर नहीं कर पाए। कौन? मिस्टर कांट। तो एक
आलोचना हो गई, सोर्स ओरिजिन इसका क्या है। दूसरा उन्होंने कहा कि कोलिजन होने लगा, इससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो हम लोग न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ हम सभी लोग पढ़े हुए हैं, उसमें हमको ये बताया गया है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करेगा तो कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। तो इस तरह से जब पार्टिकल्स रेस्ट में थे तो उनको रेस्ट में ही रहना चाहिए था, तो उनमें कोलिजन होना ही नहीं चाहिए था। तो इस आधार पर लोगों ने कहा कि इनका जो प्रिंसिपल है वो न्यूटन के लॉज के अगेंस्ट है। तो ये क्रिटिसिज्म नंबर 2 हुआ। फिर कोलिजन दो चीजों का होने से सर्कुलेटरी मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ये लगभग इम्पॉसिबल है। जिस लेवल पर उन्होंने सर्कुलेटरी मोशन की बात की थी, तो कोलिजन से सर्कुलेटरी मोशन इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से भी उनका क्रिटिसिज्म हुआ। और जो सबसे जो अंतिम वो हुआ, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम के आधार पर हम बड़े आसानी से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता गया वैसे वैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर वेलोसिटी या यूं कहें कि जो सर्कुलेटरी मोशन की इंटेंसिटी थी वो घटनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने कहा कि जैसे जैसे नेबुला बढ़ा वैसे वैसे सर्कुलेटरी मोशन बढ़ा। तो ये भी एक रॉन्ग कंसेप्ट है। तो ये इन 4 पॉइंट्स पर साइंटिस्ट ने इनके हाइपोथेसिस को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया और कहा कि इनका जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। फिर नेक्स्ट हाइपोथेसिस आती है, वो लैप्लास की हाइपोथेसिस है। लैप्लास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और उन्होंने 1796 में इस नेबुलर हाइपोथेसिस का एक इंप्रूव्ड वर्जन उन्होंने प्रोड्यूस किया। इंप्रूव्ड वर्जन था, यानी जो एक क्रिटिसिज्म था इसका उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयत्न किया और एक नए रूप में इस हाइपोथेसिस को प्रोड्यूस किया, जिसको हम नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।